गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने टेंथ की प्रेपरेशंस में लगे होंगे। उसी बीच हम भी आपके साथ आ गए हैं फिर से एक बार एक और नई वीडियो लेकर। तो चलिए देखते हैं। आज हम करेंगे एजुकार्ड सैंपल पेपर का बी सेक्शन, जो कि 2 मार्क्स के होने वाले हैं। इसमें 6 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं भी ले लेता हूं अपने हाथ में क्वेश्चन। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर यहां पर क्वेश्चन विजिबल है। क्वेश्चन में दे रहा है द कार्टून बिलो एड्रेस आर हेल्थ कंसर्न इन चिल्ड्रन, राइट द पॉसिबल cause for this concern, provide some measures that could be taken in order to prevent the concern। मीन्स आप यहाँ पर ध्यान दो तो एक छोटा बच्चा है, उसने क्या कर रखा है, उसने अपने गाल पर हाथ रखा हुआ है और साथ में कुछ पिक्चर्स बनी हुई है यहाँ पर, है ना। जैसे बर्गर वगैरह, ये कैंडी है, कॉफी है, चॉकलेट है, इनकी इनकी पिक्चर्स बनी हुई है, राइट। तो ये हमें क्या शो कर रहा है? ये हमें शो कर रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ ये पिक्चर क्या शो कर रही है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता लग रहा है द बॉय हैज अ प्रॉब्लम ऑफ टूथ डिके। अब ध्यान से समझो, जो टूथ डिके वाली प्रॉब्लम है वो कैसे शॉर्ट आउट होती है। हम ब्रश, जो डॉक्टर होता है वो हमें कहता है कि आप इसे ब्रश करो ट्वाइस अ डे। इससे क्या होएगा? ट्वाइस अ डे ब्रश करने से जो ब्रश का पीएच वैल्यू है वो कम होती है, जो दांतों में एसिड लगे होते हैं उसकी पीएच वैल्यू को कम करता है। तो आंसर समझ में आया? समझ में आया क्या कि इसमें आप क्या शो करोगे? द पिक्चर शोज दैट द कंसर्न बिहाफ ऑफ द टीथ एंड द आंसर इज दैट we use a brush twice a day so that the teeth acidness will be reduced with the help of bases। अब इसमें बेसिस की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग? टूथपेस्ट। ठीक है, टूथपेस्ट जैसे हमारे अगर दांत है, अगर उनका पीएच वैल्यू 5 से कम होता जाता है तो वो डिके करना स्टार्ट करते हैं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज एंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन। अच्छा जी, अब एक बात समझो, हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए होमोलोगस सीरीज समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो देखो होमो, जैसे नाम से पता लग रहा है होमोलोगस, यानी होमोलोगस क्या होता है? ठीक है, हाँ क्या? होमो मतलब सेम, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है? सेम रहती है। जिनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है? सेम रहती है। देखो याद रखना, जो भी होमोलोगस सीरीज होती है उसमें ये फॉर्मूला होता है CnH2 प्लस H2n प्लस 2। ये फॉर्मूला चलता है। क्या मतलब हुआ इस चीज का? जैसे मान लो अगर एक कार्बन है, देखो एल, कोई भी ग्रुप ले लो, होमोलोगस मतलब सेम फैमिली के, है ना। चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, कोई भी फैमिली हो। ठीक है, तो अगर हम सिंपल एक नंबर का लेते हैं, अगर हम n की वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 बढ़ते हैं तो क्या होएगा? C1, है ना, C और यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2 प्लस 2 H4, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? CH4, है ना। इसी तरीके से अगर हम n की वैल्यू 2 भरेंगे तो क्या बनेगा? C2, कितना हो जाएगा? 2 टू 4, 4 प्लस 6, है ना, H6, राइट। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि फंक्शनल ग्रुप हमने क्या लगाना है? साथ में क्लोरीन लगाना है। तो इसके साथ आप क्लोरीन लगा दो, CH4Cl। ठीक है, इधर भी क्लोरीन लगा दो, तो ये क्या बन गया हमारे पास? मिथेनल बन गया, क्लोरोमीथेन। ये क्या बन जाएगा? क्लोरोमीथेन। और ये क्या बन जाएगा? क्लोरो इथेन। ठीक है ना, डबल है ना, 2 कार्बन बन गए ना इसके। याद आ गया कुछ होमोलोगस सीरीज में? अभी आपको ये बात पता लगी? अच्छा, इसमें एक और बात याद रख लेनी है। जैसे होमोलोगस सीरीज के अंदर दो सक्सेसिव होमोलोगस के बीच में कितने का फॉर्म डिफरेंस होता है? C2, एक CH4,
कितने का? CH4 का डिफरेंस होता है। देख लो जरा, तुम अपने आप देख लो, जैसे ये C1 था, यहाँ पे 3 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? H8 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब इसमें डिफरेंस देखो जरा, C2 माइनस C, यानी एक C बच गया, 6 माइनस 4 कितना बच गया यहाँ पर? C2H2 बच जाएगा ना यहाँ पर, CH2 है ना, ये बचेगा हमारे पास। सही है ना। फॉर्मूला देखो, 3 भरो, तो 3 अगर हम भरेंगे, 3 2 3 6, 6 और 2 8, सिंपल। तो होमोलोगस की प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन के साथ आप इसे भी रिवाइज ही कर लो। होमोलोगस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही कंपोनेंट्स के हो सकते हैं। जैसे अगर एल्केन है तो एल्केन ही चलेगा, एल्कीन है तो एल्कीन चलेगा, एल्काइन है तो एल्काइन चलेगा, तो राइट। और इनके बीच का डिफरेंस कितना रहता है? CH2। और अगर हम इनके मास नंबर्स के अकॉर्डिंग देखें तो कितना मास नंबर का डिफरेंस रहेगा? 14 AMU। कितना? 14 AMU। ठीक है, सबके मास को जोड़ोगे ना तो कितने का डिफरेंस निकलेगा? 14 AMU। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी होता है आपका यहाँ से डन। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 नॉन मेटल एटम्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म H2। कि 2 नॉन मेटल एटम है, उसे हम कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करने के बाद वो क्या बना रहा है? कोई एक H2 एटम बना रहा है। मान लेते हैं कोई भी, सपोज ये हमने ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 8 होता है। ठीक है, तो उसके लास्ट शेल में कितने होते हैं? 6। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2 4 और यहाँ बना लिया 6। एक और ऑक्सीजन ले लिया हमने, ठीक है, तो इसके भी सेम ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग, 2 4 और 6। अब देखो, ऑक्सीजन कंबाइन कराया हमने, 2 नॉन मेटल्स हैं, दोनों को हमने कंबाइन कराया, तो ये अब ये क्या करेगा? अपना इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कंबाइन करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा। इसी तरीके से ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ठीक है, दोनों के ऑक्टेट पूरे होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वो किस टाइप की बॉन्डिंग होती है? कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं उसे हम लोग? कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या रहेगा? The 2 non-metal atoms combine with each other and form H2. तो what type of chemical bond is here? Covalent bond. ठीक है, फिर ये पूछ रहा है state whether H2 will have a higher melting point or the lower melting point. तो आपने एक बात याद रख लेनी है कि जितने भी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जितने भी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, उन सब में क्या होता है? उन सब में, क्योंकि बॉन्ड वीक होते हैं, इनके बीच वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, दैट्स व्हाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? लो होता है। तो इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमें कह रहा है कि Sonali passed a white light through a prism to yield a spectrum। यानी हमारे पास, ठीक है, एक इस तरीके से प्रिज्म है, ठीक है, और प्रिज्म में ये ऐसे लाइट जा रही है और ये पास हो रही है ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पर हमारे पास कुछ कलर्स का एक स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ऐसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये एक पैटर्न होता है। देखो होते तो बहुत सारे कलर्स हैं, बट हमें दिखाई ही साथ देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसे यहाँ पर जब कभी भी व्हाइट लाइट, ध्यान से समझो, जब कभी भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से टकराती है, whenever the light strike on the prism, it split into 7 colors. This phenomena is known as dispersion. This phenomena is known as dispersion of light. Is it clear? Is it clear? बोलो yes or no? Is it clear? Yes. ठीक है, तो अब यहाँ देखो, तो एक रिलेशन आपने ध्यान रखना है। एक रिलेशन क्या याद रखोगे?
कि जो वेवलेंथ होती है, यानी लाइट की जो वेवलेंथ होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द वेवलेंथ लाइट। याद रखना कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा स्पीड होगी, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्पर्जन। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्पर्जन, जिसे हम रिफ्रैक्शन से डिनोट करते हैं। ध्यान से समझो, इसे एक कहानी से समझते हैं। कहानी क्या है कि अब क्या हुआ कि मिस्टर वैभव बाइक लेकर जा रहे थे बहुत तेजी से, ठीक है। अब मान लेते हैं वैभव की स्पीड है गलियों में, हीरो बन के चला रहा था, गली में इसने 60 की स्पीड उड़ा रखी थी बिल्कुल, ठीक है। अब आपको पता ही है हमारे यहाँ की गलियां कैसी है ना, कभी इधर ऐसा तो है नहीं बहुत चौड़ी चौड़ी गलियां आराम से मुंबई की तरह मोड़ रहे हैं, छोटी सी गली थी। अब एकदम से शार्प टर्न लेना है, तो क्या ये शार्प टर्न ले पाएगा, मुड़ पाएगा, बेंड हो पाएगा? स्लिप हो सकती है ना। अगर इसकी स्पीड 20 होती तो आराम से मुड़ जाता, यानी जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना कम डेविएट होगा, ऐसे याद कर लेंगे, उतनी कम डेविएशन होगी, और जितनी स्पीड स्लो होगी उतना ज्यादा डेविएशन होगा। तो इसी तरीके से याद रखेंगे कि यानी जो रेड लाइट है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ये तो हमें याद है ना, वेवलेंथ यानी दूर तक देख सकते हैं, आता है ना, हम कितने बचपन में क्वेश्चंस किए थे हमें कि रेड लाइट का यूज करते हैं हम लोग दूर तक देखने के लिए, रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड लाइट ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो इट मींस स्पीड भी ज्यादा होगी, और स्पीड ज्यादा है तो डेविएशन इसका कम होगा। इसका उल्टा जो वायलेट लाइट है उसका, वो देखो क्यों ज्यादा मुड़ रही है, वो देखो यहां से जा रही थी इतना मुड़ गई, डिफरेंस, इसका मतलब इसकी स्पीड क्या है, कम है, इसलिए डेविएशन इसका ज्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, देखो जरा, कह रहा है बताओ कि इसमें से विच वन विल शो द लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन, रेड है ना, रेड जो होगा सबसे कम डेविएट होगा। फिर ये कह रहा है देखो, अब सेकंड पार्ट में कह रहा है अ ब्लू कलर्ड रे इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड व्हाट विल बी द कलर ऑफ द इमर्जेंट रे, कि जो ये कलर लाइट जा रही है अगर ये ब्लू कलर की होती व्हाइट की बजाय तो क्या होता। तो एक बात सिंपल याद रखना कि व्हाइट लाइट में ही 7 रंग होते हैं, व्हाइट लाइट भी 7 कलर में स्प्लिट होगी, डिवाइड होगी, और कोई लाइट नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा कि देयर इज नो चेंज, ठीक है जी, आई बात समझ। फिर 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24th क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। 24th क्वेश्चन में हमें गिवन है आर्टरीज और वीन्स, डिफरेंस है आर्टरीज और वीन्स का, और पूछ रहा है बताओ वॉल थिकनेस किसकी ज्यादा होती है, आर्टरीज की या वीन्स की। देखो आर्टरीज आर दोज वेसल्स who carries oxygenated blood from the heart to the other part of the body, है ना। तो अब जो ब्लड हार्ट से आ रहा है इट हैज हाई ब्लड प्रेशर, है ना, क्योंकि ब्लड पंप किया है ना उसने हार्ट ने, तो उसमें प्रेशर ज्यादा है। अब जिसमें प्रेशर ज्यादा होगा उसकी जो लाइनिंग है वो क्या होती है, ज्यादा थिक होती है, बात समझ में आई। तो इट मींस ये बात हमें क्लियर होगी कि आर्टरीज में, आर्टरीज कैसी होती है, थिक होती है, आर्टरीज की वॉल क्या होगी, थिक होगी, एंड द वीन्स वॉल इज थिन। पहला पॉइंट डिफरेंस समझ में आया। वेल्स पूछ रहा है तो आर्टरीज में क्या होंगी, वेल्स एब्सेंट रहती हैं और वेन्स में वेल्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। देखो 25th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से। हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है, देखो हमें कह रहा है कि एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, अ ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ अ सल्फेट सॉल्ट मेटल W इन अ बीकर, एक इस तरीके का सॉल्यूशन है, ठीक है, हाँ
एक्स मेटल था, ठीक है, इसमें कोई एक्स मेटल डाला तो कुछ सोल्यूशन बना होगा, वो सोल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस सोल्यूशन बन गया, ठीक है। अब इस सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें कोई मेटल वाई डाल दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई मेटल वाई डाल रहे हैं। जब मेटल वाई डाल रहे हैं तो फिर ये क्या बन जा रहा है, पिंक सॉल्यूशन बन जा रहा है, पिंक सॉल्यूशन बन जा रहा है। फिर पिंक सॉल्यूशन में कुछ कोई मेटल जेड डाल रहे हैं, कोई मेटल अगर हम जेड डाल रहे हैं तो कैसा बन जा रहा है, ये ग्रीन सॉल्यूशन बन जा रहा है। तो कैसा बन जा रहा है, ये ग्रीन सॉल्यूशन बन जा रहा है। ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। फिर से कहते हैं, कोई हमारे पास मेटल था, हमें नहीं पता कौन सा मेटल है, ना ही हमें जानना है, मेटल सल्फेट है, कोई हो सकता था आयरन हो, कॉपर हो, कुछ भी हो सकता था। अब उसमें हमने कुछ और मेटल ऐड किया एक्स नाम का, ठीक है। तो एक्स मेटल का जैसे हमने ऐड किया, देखो वो यहां क्या कह रहा था, ये ब्लू सोल्यूशन था, ये पहले से कैसा सोल्यूशन था, ब्लू सोल्यूशन था, ब्लू सोल्यूशन था, ठीक है। कैसा सोल्यूशन है ये, ब्लू सोल्यूशन था, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है कि बताओ अगर हम x को दोबारा से डालते हैं इसमें तो क्या इसमें चेंजेस आएंगे, देखते हैं, ध्यान से समझना जरा। पहले से हमारे पास कैसा सोल्यूशन था, कम ऑन बताओ, पहले सबसे पहले कौन सा सोल्यूशन था, ब्लू सोल्यूशन था, ब्लू कलर का सोल्यूशन था ना सबसे पहले हमारे पास, इस तरीके से ब्लू कलर का सोल्यूशन था। यानी इसमें क्या पड़ा होगा, WSO4, क्या पड़ा था इसके अंदर, WS, हमें नहीं पता क्या है, हमें बस इतना पता है कि W नाम का कोई मेटल था जिसके कारण यहाँ पर ब्लू कलर था, ठीक है। अब इसके अंदर हमने X नाम का मेटल डाला, जब इसमें हमने X नाम का मेटल डाला तो क्या होगा बताओ तुम्हारे हिसाब से, क्या होना चाहिए, जब भी कभी हम, अब क्या हो रहा है देखो, रिजल्ट में क्या मिल रहा है, रिजल्ट में मिल रहा है हमें कलरलेस सोल्यूशन, रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, कलरलेस सोल्यूशन, कलरलेस सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है, हुई है ना, यहाँ पर हुई है ना, कैसे पता लगा रिएक्शन हुई है, कलर चेंज हुआ है ना। तो इट मींस यहां पर देखो हमने जो एक्स मेटल डाला उसके कारण रिएक्शन हुई, इट मींस एक्स इज मोर रिएक्टिव देन, है ना। तो हम यहां कह सकते हैं अब हमारे पास क्या हुआ होगा, XSO4 हो गया होगा, है ना, और साथ में क्या बन गया होगा हमारे पास, ये W बाहर निकल गया होगा ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास क्या है, बहुत सारे, इसमें क्या है, एक तो एक्स सल्फेट है और साथ में सॉलिड फॉर्म में क्या रखा हुआ है, W। यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि X इज मोर रिएक्टिव देन W, ये बात समझ में आ गई, है ना। अब इसको फिर से इसमें क्या किया गया, Y नाम का मेटल डाल दिया, Y नाम का मेटल डाल दिया। अब जब Y में नाम का मेटल डाला तो अब ये इसका सोल्यूशन कैसा हो गया, पिंक सोल्यूशन हो गया, कैसा हो गया, पिंक सोल्यूशन। अब पहले से क्या रखा हुआ था, XSO4 और W, अब जैसे हमने डाला तो कलर चेंज हुआ, इसका मतलब ये जो Y है वो X से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इट मींस अब हमारे पास क्या बन गया, ये YSO4 प्लस X और W, है ना। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि Y इज मोर रिएक्टिव देन X, ऐसे ही Z से डाला तो वहां पर क्या हो गया, ग्रीन कलर का सोल्यूशन हो गया। तो अब इससे क्या पता लगा हमें, बोलो जरा, हाँ ना। तो अब हमने डाला तो यहाँ पर क्या हो गया, ZSO4 प्लस X प्लस W प्लस Y, ये तीनों चीजें हो गई इसके अंदर। अब कलर कैसा हो गया इसका, ग्रीन। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि Z इज मोर रिएक्टिव देन किसके, Z is more reactive than Y and Y is more reactive than X and X is more reactive than W, right। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ हमारे पास, Z। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि स्टेट
what will happen if metal X is again added to the green solution? अगर मैं X को दोबारा ले जाकर ग्रीन में डाल दूं तो क्या होगा? कुछ चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज X इज अ लेस रिएक्टिव इन दिस। ठीक है, तो आंसर समझ आया? देयर इज नो चेंज इन solution, no color change in solution because X is a less reactive in this series। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। सुहाना was given a metallic element। सुहाना के पास एक M नाम का मेटेलिक एलिमेंट था, बताओ कौन सा मेटेलिक एलिमेंट है। प्रॉपर्टीज कुछ गिवन है, उस बेसिस पर बताना है आपने। इट फ्लोट ऑन अ वाटर, एक ऐसा मेटल है जो पानी पर फ्लोट कर सकता है, पहली प्रॉपर्टी। इट कैन बी कट विद नाइफ, उसे नाइफ से कट किया जा सकता है। क्या आ रहा है दिमाग में? सोडियम आ रहा है। चलो फिर इट अकर नेचुरली एज इट्स क्लोराइड, एज इट फॉर्म ऑफ क्लोराइड। हाँ, नेचुरली हमें हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली मिलता है क्लोराइड के फॉर्म, क्लोराइड के साथ रिएक्शन पकड़ के। तो याद करो, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, नमक, तो आंसर क्या रहेगा इसका? सोडियम क्लोराइड। सही है आंसर, समझ में आ गया, पहचान गया। अब देखो कह रहे हैं बताओ स्टेट द मेथड मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल और मेटल एम, कैसे बनाया जाता है मेटल एम सोडियम? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। कौन सा? इलेक्ट्रोलिसिस। नेम द मेजर बाय प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड। बाय प्रोडक्ट क्या है उसका? सोडियम क्लोराइड वगैरह आप लिख सकते हो इसका। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 26 बी सेक्शन का। द क्रोमोसोम्स अंडर जाइगोट, एम्ब्रोनियल सेल एंड अडल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। हाउ इज कांस्टेंसी मेंटेन इन दिस स्टेज, इन दिस 3 स्टेजेस? तो हमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, देखो ध्यान से, हमें कह रहा है क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ जाइगोट, कौन कौन किसमें किसमें? जाइगोट, एम्ब्रोयनल, ठीक है, और क्या है? और है हमारे पास अडल्ट। क्या है? अडल्ट ऑर्गेनिज्म। इन सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या कह रहा है? ऑलवेज बी कांस्टेंट, सेम रहेगा। तो वो प्रोसेस, क्या नाम है उस प्रोसेस का? क्यों? रिप्रोडक्शन चैप्टर है ये, 8 चैप्टर। देखो जरा ध्यान से, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मेट करते हैं, उसमें क्या होता है? अगर उनके पास डिप्लॉयड होता है, ठीक है, तो हाफ हो जाता है उसके क्रोमोसोम्स का, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं मायोसिस। क्या कहते हैं उसे? मायोसिस। अब हमें उससे अब क्या होगा कि एक फादर और एक मदर का गैमेट सेल मेट करेंगे और हमारे पास क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट में, अब देखो यहां पर क्या होएगा, अब ये जो जाइगोट है इसमें फादर और मदर दोनों के क्रोमोसोम्स होंगे, यानी ये डिप्लॉयड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब ये आगे जो जाएगा, ठीक है, एम्ब्रियो जो बनेगा, एम्ब्रियो में क्या होगा कि ये जो अपने आप को मल्टीपल करेंगे, और मल्टीपल में किस तरीके से करेंगे? डबल फॉर्म में ही करेंगे, कांस्टेंट फॉर्म में। मतलब अगर यहाँ पर 2n था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर 2n थे, तो यहाँ पर भी क्या होंगे? 2n 2n 2n, ठीक है। और इसी तरीके से अब यही जो एम्ब्रियो, अब इस पहले तो जाइगोट बना था, जाइगोट ने एम्ब्रियो बनाया। अब एम्ब्रियो में क्या हुआ? बहुत सारे एम्ब्रियो को बोल दिया गया भाई जा तू अपने अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनाना स्टार्ट कर दे। कभी आंख बनेगी, कभी नाक बनेगी, कभी लिवर बनेगा, कभी हार्ट बनेगा, कभी ब्रेन बनेगा, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा? इसी तरीके से चलेगा, मतलब मल्टीपल ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बनेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। क्या बोलते हैं इसे? माइटोसिस। मायोसिस क्या होता है? जिसमें डिक्रीमेंट होती है, कम हाफ डिवाइड होते हैं। और माइटोसिस में क्या हो जाता है?
उसमें सेम रहते हैं माइटोसिस प्रोसेस में। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा सेक्शन बी एजुकार्ड का कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये आपके एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।